देश के जाने माने डेयरी प्रोडक्ट्स ब्रांड अमूल के बारे में शायद ही ज़्यादा बताने की ज़रूरत हो। सुबह की चाय के लिए दूध की ज़रूरत हो या फिर नाश्ते में ब्रेड पर लगाने वाला अमूल बटर चाहिए हो, इसके लिए एक ही नाम जहन पे सबसे पहले आती है, वो है अमूल। अमूल के आने से पहले इंडिया एक मिल्क डेफिसिट कंट्री हुआ करती थी, यानी ऐसी कंट्री जहां मिल्क प्रोडक्शन बहुत ही कम था और हमें दूसरे कंट्री से मिल्क इंपोर्ट करवाना पड़ता था। बट आज पूरे वर्ल्ड में इंडिया इज़ वन ऑफ द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ मिल्क। अमूल आज सिर्फ भारत में ही नहीं बल्कि यहाँ से बाहर कई देशों में अपने स्वाद के लिए जाना जाता है। अपनी कई साल की कोशिश और चैलेंजेस को फेस करने के बाद अमूल आज इतना बड़ा बिजनेस एम्पायर खड़ा कर पाया है, जिसका टर्नओवर आज के समय में 500 बिलियन इंडियन रुपीस है। अमूल की सक्सेस स्टोरी शुरू होती है 1946 में। वर्गीस कुरियन, फादर ऑफ वाइट रिवॉल्यूशन, ने अपनी ऑटोबायोग्राफी आई टू हैड अ ड्रीम में अमूल की ऑर्गेनाइजेशंस के बारे में डिटेल में बताया है। 1946 जब इंडिया पर ब्रिटिशर्स का राज था, फार्मर्स पर बहुत ज़्यादा एक्सप्लॉयटेशंस होता था। तब मिल्क प्रोडक्शन की एक ब्रिटिश कंपनी पॉल्सन, जो कि गुजरात के केरल डिस्ट्रिक्ट में थी, उसकी मार्केट में मिल्क प्रोसेसिंग और डिस्ट्रीब्यूशंस की मोनोपोली थी और पॉल्सन ही मिल्क का मेजर डिस्ट्रीब्यूटर था, जिसकी वजह से फार्मर्स को अपना मिल्क पॉल्सन्स को ही सेल करना पड़ता था। ये फार्मर्स दूध की बिक्री से फेयर प्राइस पाने के हकदार तो थे, पर ऐसा हो नहीं रहा था। मिल्क एक पेरिसेबल कमोडिटी है, यानी तुरंत खराब हो जाने वाले गुड्स। ये एक मेजर रीज़न थी कि फार्मर्स की बार्गेनिंग पावर लिमिटेड थी और मिल्क कॉन्ट्रैक्टर्स के द्वारा डिसाइड किया प्राइस उनको ना चाहते हुए भी एक्सेप्ट करना पड़ता था। फार्मर्स के एक्सप्लॉयटेशन से उनमें डिससैटिस्फैक्शन बढ़ने लगी। ये फार्मर्स अपने प्रॉब्लम्स लेकर पहुँचे सरदार वल्लभ भाई पटेल के पास। उन्होंने सजेशन दिया कि क्यों ना सारे फार्मर्स एक साथ जुड़कर इस चीज़ को रोकें, और वल्लभ भाई पटेल के इस सजेशन से इंस्पायर्ड होके उस टाइम के एक फेमस फ्रीडम फाइटर त्रिभुवन दास पटेल जी और वर्गीस कुरियन जी, इन लोगों ने डिसाइड किया कि वो लोग खुद की कोऑपरेटिव सोसाइटी बनाएंगे। पॉल्सन के खिलाफ इस कोऑपरेटिव सोसाइटी को ऑर्गेनाइज करने के लिए मोरारजी देसाई बाहर आए, जो आगे जाकर देश के पीएम भी बने। फार्मर्स ने मिलकर गुजरात के केरल डिस्ट्रिक्ट के हर विलेज में एक डेयरी कोऑपरेटिव सोसाइटी खड़ी की, जो थी केरल डिस्ट्रिक्ट कोऑपरेटिव मिल्क प्रोड्यूसर्स यूनियन लिमिटेड KDCMPUL, ताकि फार्मर्स खुद से मिल्क की प्रोसेसिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन कर सके और पॉल्सन डेयरी में डिपेंडेंट ना रहे। इस रिवॉल्यूशनरी स्टेप्स के थ्रू यूनियन से जुड़े फार्मर्स की नंबर्स और मिल्क की क्वांटिटी दोनों ही बढ़ने लगी। 1970 में इंडिया में वाइट रिवॉल्यूशन चलाया गया और फिर गुजरात कोऑपरेटिव मिल्क मार्केटिंग फेडरेशन लिमिटेड GCMMFL फॉर्म हुई, जिससे अराउंड 3.6 मिलियन फार्मर्स जुड़े, वो भी छोटी छोटी कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ के थ्रू, और यही कोऑपरेटिव सोसाइटी को अमूल के नाम से जाना गया। तो आइए जानते हैं अमूल ने ऐसे कौन से स्टेप्स लिए जिससे डेयरी सेक्टर में अमूल मार्केट को कनकर करता है। सो हेलो एंड वेलकम टू आवर चैनल टॉप 5 इन। बात करते हैं टॉप 5 रीजंस बिहाइंड द सक्सेस ऑफ अमूल। नंबर 1, इनोवेशन। जब मिल्क की क्वांटिटी बढ़ने लगी और एक्स्ट्रा प्रोडक्शन स्टार्ट हुई तो मिल्क पाउडर और बटर जैसे प्रोडक्ट्स बनने लगे, क्योंकि अमूल ने लोकल मिल्क प्रोड्यूसर से प्रॉमिस किया था कि उनसे मिल्क ज़रूर खरीदेंगे। और जैसे कि मिल्क एक पेरिसेबल गुड्स है, इस चैलेंज को फेस करने के लिए इंडियन गवर्नमेंट ने यूनिसेफ से फाइनेंशियल एड दिलवाई और उस वक्त 50 लाख के कॉस्ट से एक प्लांट सेटअप हुआ। ये पहली बार था जब बफेलो मिल्क को प्रोसेस करके मिल्क पाउडर बनने लगा, और ऐसे कई प्रोडक्ट्स जैसे चीज़ पाउडर, प्रोसेस्ड चीज़ बनने स्टार्ट हो गए, ताकि डेयरी आइटम्स को लंबे समय तक इस्तेमाल किया जा सके। और ये प्रूव हो गया कि नेसेसिटी इज़ द मदर ऑफ इन्वेंशन। नंबर 2, एडवर्टाइजमेंट। जब से अमूल कंपनी शुरू हुई है तब से लेकर आज तक इंडियन मार्केट में अमूल के एडवर्टाइजमेंट और मार्केटिंग का सबसे स्ट्रॉन्ग इन्फ्लुएंस रहा है। अमूल की एड्स को इंडिया के गिनेस बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में शामिल किया गया है।
for the longest running advertisement campaign. अमूल गर्ल एक पॉपुलर मार्केटिंग स्ट्रैटेजी जिसके थ्रू सोसाइटी के अहम मुद्दे जैसे एट्रोसिटीज़ अगेंस्ट वुमेन, नेशनलिज्म से रिलेटेड जैसे स्ट्राइक्स आफ्टर उरी टेररिस्ट अटैक और ऐसे कई एग्जाम्पल से कस्टमर इंगेजमेंट काफ़ी ज़्यादा है और यही चीज़ उनकी ब्रांडिंग को बाकी कॉम्पिटिटर से ज़्यादा कमर्शियल वायेबल बनाता है। नंबर 3, एफिशिएंट सप्लाई चेन। अमूल के इस एफिशिएंट सप्लाई चेन में 3 टियर कोऑपरेटिव स्ट्रक्चर एग्जिस्ट करते हैं: विलेज लेवल, डिस्ट्रिक्ट लेवल एंड स्टेट लेवल। सबसे पहले विलेज लेवल पर जाकर फार्मर्स से मिल्क प्रोक्योर करते हैं, उसी लेवल पर उसे प्रोसेस करके डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। फिर आते हैं डिस्ट्रिक्ट लेवल पे, जहाँ मिल्क की फर्दर प्रोसेसिंग करके डिस्ट्रिक्ट लेवल पर डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। बाकी के दूध को स्टेट लेवल पहुंचा दिया जाता, जहां पर इस दूध से कई सारे प्रोडक्ट्स बनाए जाते हैं जैसे चीज़, पनीर, आइसक्रीम, बटर एक्सेट्रा। ये सप्लाई चेन मॉडल बिजनेस ऑपरेशन को एफिशिएंसी और स्विफ्टनेस इंश्योर करती है। नंबर 4, डाइवर्सिफाइंग पोर्टफोलियो। अमूल ने अपने इतने सारे डाइवर्सिफाइड प्रोडक्ट्स जैसे अमूल आइसक्रीम, चॉकलेट, ड्रिंक, स्वीट्स एक्सेट्रा से सभी के नीड्स को केटर किया, फ्रॉम किड्स टू टीनेजर्स, मेन टू वुमेन, कैलोरी कॉन्शियस टू हेल्थ कॉन्शियस। अमूल कंपनी ने पब्लिक की डिमांड पर न्यू प्रोडक्ट्स लॉन्च करती रही और साथ ही ई कॉमर्स साइट स्विगी, जोमैटो, बिग बास्केट जैसी कई कंपनीज के साथ पार्टनरशिप भी की, जिससे फ़ायदा ये हुआ कि अमूल ने लगभग हर एक घर में अपना पहुंच बनाया। नंबर 5, स्ट्रॉन्ग ब्रांडिंग। अमूल का प्राइम फोकस पेरेंट ब्रांड को प्रमोट करने में है, ना कि इंडिविजुअल प्रोडक्ट्स, जिससे अमूल को एडवर्टाइजिंग और मार्केटिंग कॉस्ट में कम खर्च करना पड़ता। अमूल इस प्रॉफिट से 80% हिस्सा प्रोड्यूसर्स को इंश्योर करता है और केवल 20% कॉस्टिंग, मिल्क प्रोसेसिंग, पैकेजिंग और डिस्ट्रीब्यूशन चैनल पर लगाता है। और इसी टैक्टिक्स के साथ अमूल नेस्ले और कैडबरी जैसे बड़ी विदेशी कंपनीज को जोरदार टक्कर दे रहा है। दोस्तों, ये थी अमूल के टॉप 5 रीजंस बिहाइंड इट्स सक्सेसफुल बिजनेस एम्पायर। इस कंपनी ने कैसे ग्राउंड लेवल से जुड़कर एम्प्लॉयमेंट जनरेट करने के साथ साथ चैलेंजेस से डील करने का नया तरीका दिया। और भी ऐसे बिजनेस एम्पायर को जानने के लिए सब्सक्राइब करें हमारा चैनल टॉप 5 इन।